हेलो एवरीवन। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्वेश्चन आपका भी यूपी पीसीएस में, मैं ये नहीं कहूँगी कि डायरेक्टली पूछा गया था, बट आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो उसमें एक आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया था, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी जो हमें लॉजिकली अरेंज करने थे कि कौन सा पहले आता है, फंडामेंटल राइट सिटीजनशिप एंड डीपीएसपी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपका डीपीएसपी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी अब हम देखते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज़ हैं, डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये हमने बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी जो है आपका डील करता है पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड आर्टिकल 36 से 51 तक जो है आपके आर्टिकल्स वो डील करते हैं डीपीएसपी से। तो देखिए, सबसे पहले डीपीएसपी है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके एक तरह से नॉवल फीचर्स कहा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बोला गया है कि ये एक तरह से नॉवल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। दे आर नॉन एज नॉवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला है? एक स्टेटमेंट दे के आपको पूछ लिया जा सकता है कि नॉवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किसने कहा है? तो ये बोला है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद बोला है कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस का मीनिंग है आपका एक तरह से जो हम कहते हैं ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर उसका एक्सट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सट्रैक्ट क्या कहते हैं, बोला गया है। ये किसने बोला है? ये बोला है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी को कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है ग्रेनविल ऑस्टिन के थ्रू। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आपका स्टेटमेंट के थ्रू आ सकता है। अब देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ये 3 कैटेगरीज में आपके डिवाइड हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपके आते हैं, सबसे पहले आपका आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, देन आते हैं आपके गांधीयन प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स आपका ये एसोसिएटेड है गांधी की आइडियोलॉजी से, गांधीयन आइडियोलॉजी से। एंड लिबरल प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में भी आपके आते हैं लिबरल पॉलिसीज़ क्या क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका जिस तरह से मैंने बताया कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 जो है आपका डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी से। तो सबसे पहले आर्टिकल 36 में क्या है कि डेफिनेशन बताई गई है स्टेट की। अब इसमें देखिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी आपका जैसे आपका दे दिया गांधीयन प्रिंसिपल दे दिया, तो उसमें लॉजिकली एक तरह से अरेंज नहीं है। कहीं 36 आ रहा है तो उसके बाद 51 आ रहा है, उसके बाद 38 आ रहा है, उसके बाद 45 आ रहा है, तो इस तरह से हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिखे हुए हैं एकदम लाइन से, बट आपको पता होना चाहिए, ये आपको खुद पढ़ना होगा कि कौन सा आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल में है। देखिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को तो आप समझ जाएंगे कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी से रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट दिखेगा या जो भी प्रिंसिपल दिखेगा वो सोसाइटी से रिलेटेड है। गांधीयन प्रिंसिपल और ईजी है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की गई है। और उसके बाद क्या कहते हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स में इन्वायरमेंट, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, इंटरनेशनल पीस, इनसे रिलेटेड बात की गई है। तो 1-2 बार जब आप पढ़ेंगे तो आप डिस्टिंग्विश इजी से कर सकते हैं कि कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन सा आपका सोशलिस्ट एंड कौन सा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कौन से प्रिंसिपल क्या है। आर्टिकल 36 है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। इसमें स्टेट की डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कीवर्ड्स पकड़िएगा, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 37 डेफिनेशन, उसके बाद डेफिनेशन एप्लीकेशन, इसके बाद 37 आता है आपका एप्लीकेशन, आर्टिकल 38 आता है आपका प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, ठीक है। प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर किसका? सोसाइटी का वेलफेयर। कैसे कर सकते हैं सोसाइटी का वेलफेयर? जैसे मिनिमाइज करना, जो इनइक्वालिटीज़ हो रही है इनकम में, उसको मिनिमाइज करना, ठीक है। इक्वलिटी प्रोवाइड करना, ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज़ में आता है। आर्टिकल 39 पॉलिसीज़ फॉलोड बाय द स्टेट। तो वेलफेयर कि जो सोसाइटी का वेलफेयर होना है, ठीक है, उसके लिए स्टेट क्या क्या पॉलिसीज़ बनाती है, तो आर्टिकल 39 में आता है। तो सबसे पहला हो गया आपका आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, एंड आपका आर्टिकल 37 हो गया आपका एप्लीकेशन,
38 हो गया आपका कौन सा, प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद जो आपका 39 होगा वो आपका कहलाया जाएगा पॉलिसीज फॉलोड बाय द स्टेट। किस लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ताकि वेलफेयर हो सके सोसाइटी का। इसके बाद 39A जिसमें भी आपका कैपिटल ए आता है, दैट मीन्स अमेंडमेंट उसमें कुछ हुआ है और वो किसी अमेंडमेंट के थ्रू आया। 39A इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एंड सर्विसेज प्रोवाइड टू द सोसाइटी। उसके बाद आर्टिकल 40 है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो मैं आपको बता रही थी कि पंचायत से रिलेटेड गांधीयन आइडियोलॉजीज क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज पंचायत, तो ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा। 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू वर्क टू एजुकेशन। 42 मैटरनिटी से रिलेटेड है आपका, मैटरनिटी एंड ह्यूमन कंडीशंस के लिए। 43 है आपका लिविंग वेज। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। देखिए जो भी जिनके आगे कैपिटल ए लिखा हुआ है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल 39 है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपकी, तो अच्छे से पढ़िएगा। बाकी जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जैसे जिसमें आ रखा है आपका 39A 43A, इनको तो और अच्छे से लर्न करके जाइएगा। इसके बाद 43B आता है आपका प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको बताया गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड है, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल से। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, सिविल कोड किसके लिए, ठीक है, एक तरह से जैसे आपकी होती है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम सोसाइटी का बनाना है, तो इसमें 44 कोड, इस तरह से याद करिए। 44 चोर किस लिए, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो चोरी नहीं होगी, तो 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना जो कि 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको। 45, ठीक है। इसके बाद आता है 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोवाइड करना और एजुकेशन प्रोवाइड करना जो भी SC हैं, STs हैं और अदर वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के। इसके बाद आता है आपका 47 न्यूट्रिशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एनिमल हस्बेंड्री। 48A आपका आता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। यही था वो 48A DPSP का जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपका UPPCS में दिया गया था, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे इसको लगाकर आ गए थे, आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, बट वो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, ये आपका DPSP था। इसके बाद आता है 49 में प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, ये आपका आता है लिबरल प्रिंसिपल में, ये भी आता है लिबरल प्रिंसिपल में। सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये आता है आपका आर्टिकल 50, ये भी लिबरल प्रिंसिपल का है। एंड 51 आपका आता है इंटेलेक्चुअल एंड पीस सिक्योरिटी, ये भी लिबरल प्रिंसिपल का है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ DPSP जो है आपके 3 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे है सोशलिस्ट, देन आपका आता है गांधीयन प्रिंसिपल, उसके बाद आता है आपका लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है, ये है आपके। अब इसमें किस तरह से कौन से अरेंज होने हैं ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि कुछ आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि वेलफेयर से रिलेटेड है। गांधीयन प्रिंसिपल में आपके 3 से 4 से 5 हैं, जो कि आपको सबसे पहले आप गांधीयन प्रिंसिपल याद करिएगा, और आपको कुछ तो ऐसे लिबरल प्रिंसिपल एक बार में ही देख के याद हो जाएंगे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपके कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू आए थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारा ऐड हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एंड आपका आर्टिकल 48A, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 के थ्रू 39A, 43A एंड 48A आपका ऐड हुआ है, ठीक है। एंड आपका 39, आर्टिकल 39 ऑल्सो, 39 में क्या है, पॉलिसीज बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर, ठीक है। अब ये हो गया आपका 4 जो प्रिंसिपल्स हैं आपके वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, 39A, 39, 48A एंड आपका 43A। 39A आपको मैंने बताया इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द सोसाइटी। 39 में क्या है आपका पॉलिसीज फॉलोड बाय द स्टेट। 48A क्या है आपका प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट
प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, और 43A क्या है आपका, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। इसके बाद आता है आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सा आपका लाया गया है, 38 जो है आपका 44 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 38 आपका आया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी चीज़ 43B आपने देख लिया। इसके बाद आता है 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आपका आया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009, ठीक है। 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 के थ्रू आपका है 45। इसके बाद आता है आपका कौन सा है 43B। देखिए जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चैप्टर पढ़ेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारा किसके थ्रू ऐड हुआ था, वो हुआ था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप जहाँ देखेंगे वो ऐड हुआ है। तो ये है 43B विच इज़ रिलेटेड टू दी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कौन कौन से आपके अमेंडमेंट्स हुए, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है आपका 38 आर्टिकल। उसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आया है आपका 39 आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43 आपका 43A एंड 48A। उसके बाद आपका जो 45 आर्टिकल है जिसमें आपकी चाइल्डहुड की बात हो रही है कि 6 ईयर से कम की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, वो आपका किसके थ्रू आया है, वो आपका आया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 आपका 9। उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू आपका कौन सा आया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये आप जब चैप्टर पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अलग से चैप्टर है, उसमें आपको पता चलेगा कि 97 के थ्रू क्या आया है। तो ये सब आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, बहुत ध्यान से देखिएगा। बाकी मैं एक बार और आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़। तो ये नॉवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किसने कहा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। एंड कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स एंड आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोथ आर द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला है, ये बोला है ग्रेनविल ऑस्टन ने, ठीक है। कंसाइन का मतलब क्या है, एक तरह से एक्सट्रैक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद आइए देखते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल किस में आता है, और बहुत इजी है, आप एक दो बार ओवरव्यू लेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। देखिए सबसे पहले है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। मेन ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, और या फिर आप कह सकते हैं पर्पस जो है DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, मेक डेमोक्रेसी इन कंट्री। ठीक है, एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो काम क्या करते हैं, वो एस्टेब्लिश करते हैं आपकी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री में। और अगर हम इसका फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो क्या है, देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके एनफोर्स हो सकते हैं ईजिली, लेकिन जो आपका DPSP है ये एनफोर्स नहीं हो सकते, ठीक है, ये आपके एनफोर्स नहीं हो सकते। सेकंड आपका क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है एस्टेब्लिश करना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कंट्री में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कंट्री में। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना कंट्री में। उसके बाद अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो बात करता है वेलफेयर करने की इंडिविजुअल को, ठीक है, कि इंडिविजुअल का वेलफेयर हो। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल बात करते हैं वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी से। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि वेलफेयर किसका होना चाहिए, सोसाइटी का। तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स बेसिकली एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल्स एंड आपका
डीपीएसपी बात करता है सोसाइटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। देखिए फंडामेंटल राइट्स और आपका अगर मैं डीपीएसपी में बताऊं तो क्या है, फंडामेंटल राइट्स आपका एनफोर्सेबल है, ये आपका नॉन एनफोर्सेबल है और नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, ये करता है वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, एंड यहां पर ये क्या है, ये करता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद इसका मेन फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है एस्टेब्लिश करना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और इसका है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन कंट्री। ठीक है, ये नेगेटिव है आपका, किस वजह से फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है, क्योंकि ये स्टेट पे कुछ ना कुछ प्रोहिबिशंस लगाता है कि कुछ चीज़ें नहीं करनी। जैसे फंडामेंटल राइट्स में है कि आप फंडामेंटल राइट्स एंजॉय तो कर सकते हैं, बट लिमिटेशंस आर ऑलवेज देयर, कि कुछ चीज़ें आपको नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आप नहीं, जैसे आपके पास राइट है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपके पास, बट इसका मतलब ये नहीं आप किसी को भी गाली दे सकते हैं किसी भी टाइम। तो यहाँ पर आपके कुछ लिमिटेशंस हैं, ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ये आप प्रोहिबिट करता है स्टेट को कुछ चीज़ें ना करने से, ये प्रोहिबिट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, एंड ये मैंने आपको बता दिया, ये था आपका डीपीएसपी एंड आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब फंडामेंटल राइट्स एंड आपका डीपीएसपी बोथ आर कंसाइंस इन द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है। इसके बाद आता है आपके कुछ क्रिटिसिज्म्स है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डीपीएसपी को लेके। तो वो क्रिटिसिज्म क्या है, सबसे फर्स्ट है आपका कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एक तो ये इलॉजिकली अरेंज्ड है, जो कि मैंने आपको बताया कि कहीं आप देखेंगे 36 है, उसके बाद सीधे 43 आ रहा है, उसके बाद सीधे 45 आ रहा है आपका, तो दे आर इलॉजिकली अरेंज्ड, इसलिए ये एक तरह से क्रिटिसिज्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। उसके बाद आता है सेकंड कि ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव जैसे हम कहते हैं कि बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है, कि काफ़ी मतलब पुरानी सोच की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इवोर जेनिंग्स जो हैं, उन्होंने बोला है कि ये 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उसके बेस पर है, ये अभी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अच्छे नहीं हैं, ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। ठीक है, एंड थर्ड आपका मैंने क्या बताया कि ये दे आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हैं, तो ये इसके क्रिटिसिज्म्स हो गए। इसके बाद आता है आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, आएगा तो नहीं बट आपको पता होना चाहिए। देखिए कुछ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउटसाइड ऑफ पार्ट 4 में भी आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउटसाइड कभी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का कुछ नहीं पता किस तरह से वो पूछ लें क्वेश्चन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउटसाइड जो पार्ट 4 से आते हैं, जो पार्ट 4 से थोड़ा अलग हटके हैं, तो वो कौन कौन से हैं, एक है आपका आर्टिकल 335 जिसमें बात की गई है क्लेम ऑफ SC एंड STs टू सर्विसेज। ठीक है, मीन्स कोई भी अगर आप कोई भी स्टेट कोई भी रही है तो उसमें SC ST को सोचकर बनाए, उनको सोचकर बनाए SC STs को। उसके बाद आता है आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 आपका डील करता है मदर टंग से रिलेटेड। इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि जो प्राइमरी एजुकेशन हो रही है चाइल्ड की, ठीक है, वो किसके, उनकी मदर टंग में हो सके। ठीक है, ये आर्टिकल 350 है आपका। आर्टिकल 350A। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ द यूनियन कि जो आप हिंदी लैंग्वेज है उसको प्रमोट करें।
ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें, ये एक आपका आर्टिकल 351 में आता है। तो ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो आउटसाइड पार्ट 4 के आते हैं। तो दैट इज आर्टिकल 335 जो क्लेम ऑफ SC/ST टू सर्विसेज, आर्टिकल 350A जो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मदर टंग की, मतलब जो भी प्राइमरी एजुकेशन पे जो चाइल्ड की एजुकेशन हो रही है वो मदर टंग में हो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 351 इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो ये ड्यूटी है यूनियन की कि वो प्रमोट करें लैंग्वेज को, हिंदी, ठीक है। अब ये था आपका पूरा चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। एक बार आप देख लीजिएगा, 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 4 जो आपके प्रिंसिपल्स ऐड हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से देखिए, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 4 आपके प्रिंसिपल्स ऐड हुए हैं, दैट इज 39, ठीक है। 39 हो गया आपका, 39A हो गया आपका, उसके बाद 48A हो गया आपका, 43, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। इसके बाद आपका 40 जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बताया था मैंने, उसके थ्रू 45 आया है आपका, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ईजी है आपका, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू। इसके बाद आता है आपका 38 जो है वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आया है, जो कि किससे रिलेटेड है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है DPSP खत्म, ठीक है। DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक बार और पढ़ लीजिएगा, क्या है फंडामेंटल राइट्स और DPSP में डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है, एक स्टेटमेंट दे देंगे। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को तो जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है उनको बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर भी आपका आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर मैं सोच रही हूँ आपका पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ हैं उसमें कौन सी कमेटी किस में आती है वो मैं आपको बताऊँ, वो एक शॉर्ट टॉपिक होगा। बाकी उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका DPSP के बाद एक नया चैप्टर हम पढ़ेंगे आपको, ताकि ईजी लगे। अभी जो मैं पार्लियामेंट है और फंडामेंटल राइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मैं आपको एंड में पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ के उसको भूल जाते हैं और चैप्टर काफ़ी लेंथी है, पार्लियामेंट भी एंड फंडामेंटल राइट्स भी, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।